बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में ताजियात नहली केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जल्द इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। ये कब तक फ़ैसला आने की तवक्को है और क्या फ़ैसला हो सकता है, इस पर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन इससे पहले एक और जो खबर है कि सेनेट में एक करारदाद पास हो गई है जनाब, जिसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्शन है 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात, वो मुलतवी कर दिए जाएँ। मौसम बड़ा ख़राब है जनाब, ठंड बड़ी है और दूसरा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। अमन अम्मा की जो सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, तो इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकता। ये इलेक्शन मुलतवी करवाने का कोई ड्रामा है, कोई सीरियस मूव है, इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या मौजूदा निगरान हुकूमत इसके पीछे है, इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो? और फिर सियासी जमातों का जो रद्दमल आया है सामने, वो बड़ा शदीद रद्दमल है और तमाम सियासी जमातें, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि पहले ये देखें कि लोग हैं कौन जो करारदाद लेके आए हैं। जो करारदाद लेके आए हैं, जिन्होंने करारदाद पेश की है, वो आज़ाद सेनेटर हैं। उनका किसी सियासी जमात से कागज़ों में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत करीब हैं और किसी दौर में नून लीग में भी उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। वो लाहौर आए थे और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात भी की थी और ये ऐलान किया था नून लीग में शमूलियत का, और फिर नून लीग की हमायत से ही वो 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे, दिलावर खान साहब। दिलावर खान साहब के बारे में ये पता चला है कि वो किसी दौर में कस्टम्स में डिप्टी सुप्रीडेंट हुआ करते थे और आजकल वो सिगरेट साजी कर रहे हैं, सिगरेटें बना के बेच रहे हैं, अरबपति आदमी हैं और हाथ उनका बड़ा खुला है। समझ रहे हैं ना, खुला हाथ, किसी ने भी पैसे देने पे कड़क कड़क करके पैसे चले जाते हैं उन्होंने जिन्होंने देना चाहन हो। तो ये जो डिप्टी सुप्रीडेंट थे जब कस्टम्स में, तो इनके ऊपर कोई करप्शन के, संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे और ये गिरफ्तार हो गए थे। यानी ये नैबज़दा जो सेनेटर हैं दिलावर खान साहब नैबज़दा हैं। लेकिन फिर ये 2001 की बात मैं कर रहा हूँ। फिर जनाब कोई प्ली बारगेन, एक सहूलत है प्ली बारगेनिंग की, तो प्ली बारगेन करके इन्होंने अपनी जान जो है, यानी पैसे दे दिए थे, जो करप्शन की हुई थी उसके पैसे दे के ये बाहर आ गए थे। और फिर 2018 मार्च में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये सेनेट में उसमें ये हिस्सा लिया उन्होंने और ये मुंतखब हो गए। और ये दिलावर खान साहब जो है ना, शुरू में 2018 में ये पीटीआई के साथ जाके मिल गए, 2021 तक ये पीटीआई के साथ रहे। जो भी बिल वगैरह आता था, ये पीटीआई की तरफ से जो भी मूव होती थी, कोई तहरीक पेश होती थी, ये उसकी हिमायत करते थे। हालांकि ये ज़बानी कलामी जो है ये नून लीग में शामिल हो चुके हुए थे, लेकिन कागज़ों में क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी और ये पॉलिसी के पाबंद भी नहीं थे, और ये कहा करते थे असम्बली में कि जनाब मैं ना नून लीग में हूँ ना पीटीआई में हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ और अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। तो ये साहब जब सादिक संजरानी साहब वाला मामला बना था, तो ये सादिक संजरानी की हिमायत में इन्होंने, यानी मुंतखब करवाने वालों में ये दिलावर खान साहब जो हैं ये भी शामिल थे। और फिर जब रौला पड़ा था कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी या आज़मज़ीर तारण, तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ थे दिलावर खान साहब। इनका एक ग्रुप वहाँ मशहूर है, दिलावर ग्रुप। उसमें 6 बंदे हैं, 3 जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के टिकट पे सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और 3 बंदे जो हैं वो आज़ाद हैं। और जो एक हिदायतुल्ला साहब हैं, सेनेटर हिदायतुल्ला साहब, वो मेरे ख्याल आज़ाद हैं और वो आज उन्होंने हमायत की इस करारदाद की। और उन्होंने ये कहा मौसम बड़ा ख़राब है और जनाब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे हमले हो रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं कहदा बाबर साहब, वो दिलावर खां के ग्रुप में शामिल हैं, जो 6 रुकनी ग्रुप उसकी बात कर रहा हूँ। आज उन्होंने भी हमायत की खुलखला के इनकी जो करारदाद थी उसकी, उनका जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहमद खान साहब हैं
और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नसीबुल्लाह पानेज़ई साहब हैं और बिलाल साहब हैं, वो आज़ाद हैं। यानी ये 6 रुकनी ग्रुप है। और वहाँ जब ये मामला हुआ है करारदाद पेश करने का, तो पहले तो जनाब जो है इन्होंने एक तहरीक पेश की कि जनाब जो कार्रवाई है या रूल्स जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएँ और मैं एक अहम करारदाद पेश करना चाहता हूँ। और वो हो गया, करारदाद पेश करने की इजाज़त दे दी गई। और फिर वहाँ जो प्रिंस उमर साहब हैं जनाब, उन्होंने भी हिमायत की। हिदायतुल्लाह का मैंने ज़िक्र कर ही दिया। फिर मंजूर अहमद काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने भी हिमायत की। यानी यस हाथ खड़ा करने वालों में, यस कहने वालों में। वो ज़ाहिर है वो वोटिंग जो है वो इस तरीके से गिनती करके तो नहीं होती। अगर ये 14 बंदे थे वहाँ से सेनेट में, इजलास में, उसमें, लेकिन वो आवाज़ के ज़रिए जनाब जो हाँ हाँ कह रहे हैं वो यस कहेंगे, और जिन्होंने नो कहना है, जिन्होंने मुखालफत करना नो कहेंगे। नो की तो आवाज़ ही नहीं निकली किसी की, हल्की सी आवाज़ आई थी नो, बाकी सारे जो है वो यस वाले थे। तो फिर यही सारी बातें जनाब अमन अमा की सूरत जो भी मैंने बातें की हैं। तो वहाँ पहली बात तो ये है कि जनाब ये कहते हैं इलेक्शन ना हो, तो वहाँ जो अफनानुल्लाह साहब हैं नून लीग के सेनेटर, उन्होंने आवाज़ बुलंद की, तकरीर की, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मौसम वाली बातें तो अहम ही हैं। फरवरी 2008 में जो इलेक्शन हुए थे वो भी फरवरी में हुए थे, और फिर 1997 में जो इलेक्शन हुए थे वो भी फरवरी में हुए थे, और फिर 1970 वाले इलेक्शन वो दिसंबर में हुए थे, 7 दिसंबर को, और फिर 1977 के इलेक्शन मार्च में हुए थे। मार्च तो ख्याल वो इतनी सर्द मौसम नहीं होता। और 1988 वाले इलेक्शन वो भी नवंबर में हुए। उस वक्त भी मौसम जो है वो शदीद था। और अमन अमा की जो सूरत हाल है 2008 में जो सूरत हाल थी उससे तो कई गुना इस वक्त सूरत हाल बेहतर है। 2013 से सूरत हाल बेहतर है इस वक्त अमन अमा की। और उस वक्त तो 2008 के इलेक्शन में तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई थी, बड़ा मसला बना हुआ था यहाँ पे। और उससे पहले जो परवेज़ मुशर्रफ ने हरकतें की हुई थी लाल मस्जिद पे और इधर उधर जो भी ऑपरेशन वगैरह उन्होंने किए हुए थे, वो मुफ्ती साहब वाला, अकबर मुफ्ती साहब वाला मामला हो चुका हुआ था। उस वक्त तो अमन अमा की सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी। ये कह रहे हैं जनाब अब सूरत हाल ख़राब है, इसका मतलब जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनके ख्याल में नाकाम हो चुकी हुई हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। वो जी आपको नहीं पता, आप पंजाब और सिंध वालों को जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इस तरह की बातें की हैं इन्होंने। हाँ, तो इसका मतलब जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नैली हैं, वो काबू नहीं पा रही हैं उन पर। और जो खबरें आती हैं आप भी देखते हैं, आप मुवाजना कर लें मुशर्रफ दौर का 2008 के बाद का 2013 तक, 2013 के बाद की सूरत हाल का वो देख लें। जो इलेक्शन का मौका था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अब हालात जो हैं उससे ज़्यादा ख़राब हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब भी बार बार यही बातें कर रहे हैं जनाब, ठंड बड़ी होनी है तो मौसम नहीं ठीक होना, तो अमन अमा की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और फिर जो इन्होंने दिलावर खान साहब ने तो मोहसिन दावड़ पे हमले की बात की है, एक दो और लोगों के नाम लिए हैं, और क्या जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं वो जारी हो चुके हुए हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब को भी सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो अलर्ट जो है वो जारी हो चुका हुआ है। अच्छा, पीटीआई वाले भी शोर मचा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन आगे नहीं होने देंगे, वक्त पे इलेक्शन हो, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। भाई मेरे भाग तो आप रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं आरोप के खिलाफ, कभी कोई मसला लेके कभी कोई मसला लेके, भाग तो आप रहे हैं, लेकिन इकरार कोई नहीं कर रहा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक दिन पहले कहा जनाब हमारी जो कंपेन है वो बड़ी स्लो है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, नून लीग वाले टिकटों की तकसीम के हवाले से वो बातें शातें उन्होंने की हैं, को अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इसका मतलब कि तैयारी नून लीग की भी पूरी नहीं। और पीपल्स पार्टी के बहरमान तंगी साहब, उनको जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा जनाब आपने तो हमायत की है। अब बहरमान तंगी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने नो कहा था, और फिर वो कहते हैं कि जनाब मैंने जो तकरीर की थी ना वो करारदाद पेश होने से पहले जो सूरत हाल है अमन अमा की उस हवाले से बात की थी। और वजह वो ये बता रहे हैं कि मुझे रात को कुछ धमकियाँ मिली हैं, मुझे कॉल्स आ रही थी धमकियों की और बाहर से, और जिसकी वजह से मैंने वो तकरीर की थी और मैंने चेयरमैन को ये बताया था इस हवाले से। तो ये उन्होंने अपना जो है वो बयान किया है। शोकाज नोटिस का वो जवाब देंगे जब इस वो देना होगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बार उन्होंने कहा है, हो सकता है कल ही दे दें या जब भी दें। और नून लीग वाले जो हैं वो ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब ये 2 टोक फैसला है हमारा, 8 फरवरी को इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं जाने देंगे।
उनकी मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है, दीगर लीडरों ने भी ये कहा है। तो भाई मेरे, जो अफनानुल्लाह साहब ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की है, तो ये सीधा सा काम था। ये जो लोग 2-3 लोग जिन्होंने मुखालफत की है लेकिन अंदर मौजूद थे, बैठे हुए थे, उनका काम सीधा सीधा ये था कि जनाब निशानदेही करते जनाब कोरम पूरा नहीं है। आइन के तहत 1/4 जो अरकान हैं कौमी असम्बली के या सेनेट के, वो मौजूद होना ज़रूरी है, तब कार्रवाई चल सकती है। और कोई भी शख्स निशानदेही कर सकता है, वहाँ बैठा हुआ अरकान में से कोई भी कह सकता है जनाब ये कोरम पूरा नहीं, गिनती कर लें। और ये 28 बंदे चाहिए थे कोरम के लिए, ये 14 बंदे थे, और बाद इतला तक वो 12 बंदे थे। चलो 14 कर लें, 14 लोग थे अंदर जब ये करारदाद पेश हुई है। और करारदाद पेश हुई भी एक पुरस्कार करारदाद में है। हामिद मीर साहब जो हैं ये वहाँ मौजूद थे। बहरहाल तो कोरम वाली बात है ना, ये जो गुरदीप सिंह साहब हैं और जो बहरमान तंगी साहब हैं और जो अफनानुल्लाह साहब हैं, ये क्या कहते थे इनमें से, वो अफनानुल्लाह कह रहा है मैं तकरीर तैयार करने लग गया था, मेरे जहन से निकल गया। भाई मेरे बाकी लोग जो थे, जो मुखालफत करने वाले थे, वो क्यों खामोश रहे? या तो वो किसी डायरेक्शन का, पार्टी की हिदायत का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर उन्होंने ये समझ लिया कि ये करारदाद जो है ये पेश करवाई जा रही है किसी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। निगरान हुकूमत की बात मैं कर रहा हूँ। निगरान हुकूमत जो अनवर अल्लाह काकड़ साहब हैं, वो मैंने पहले भी कई व्लॉग में ये बात की हुई है, जो निगरान हुकूमत होती है वो एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल नहीं सकती होती। उसके पीछे जो कुव्वत होती है एस्टेब्लिशमेंट ही की होती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो, तो काकड़ साहब जो मर्जी कर लें, ये आगे हो ही नहीं सकते। और काकड़ साहब ऐसी कोई ताले आजमाई कर भी नहीं सकते, ऐसी कोई मुहिम जो नहीं कर सकते कि जनाब मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाए तो ये इलेक्शन आगे हो जाए, मैं करारदाद ले आता हूँ, कुछ भी। लेकिन जो मुर्तज़ा असलंगी साहब हैं वज़ीर इत्तलात, वो अंदर मौजूद थे, उन्होंने तो मुखालफत की इस करारदाद की। लेकिन बहरहाल ये निगरान हुकूमत के बस का रोग नहीं है, अपने तौर पे निगरान हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात बहुत वाज़ेह है कि इस करारदाद की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि इस पर अमल दरामद कोई कानूनी तकाजा हो। वैसे तो इन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई है कि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और जो वजारत पार्लिमानी अमूर है उसे कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट भी सबमिट करें, अमल दरामद रिपोर्ट। और सदर को कापी भेज दी है, वज़ीर आज़म को कापी भेज दी है, और वजारत कानून को कापी भेज दी है। कई जगहों पे मुतलका लोगों को इन्होंने कापियाँ शापियाँ नकूल भी भेज दी हैं, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है। और फिर वो ऐसी करारदाद, ये प्रेशर भी नहीं बन सका। एक प्रेशर बनाया जा सकता था, प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन प्रेशर भी नहीं बन सका। 14 बंदों की करारदाद, उसमें भी रौला पड़ा होगा। अच्छा, वो मैं हामिद मीर साहब की बात कर रहा हूँ कि हामिद मीर साहब कह रहे हैं, आंखों दे खाल वो बयान कर रहे हैं, उन्होंने अपने टीवी चैनल पे ये चीज़ बताई है कि जनाब मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था, संजरानी साहब जो चेयरमैन है सेनेट, उनके चैम्बर में ये सारे लोग जो हैं वो ये मौजूद थे, और वहाँ कोई ऐसी भिनक नहीं पड़ी मेरे कानों में, कोई ऐसा कोई तासर ही नहीं था कि कोई ऐसी करारदाद होने वाली। वो कहते वो मंजूर, काकड़ साहब जो हैं वो ये कह रहे थे जनाब मेरे कागजात मंजूर हो गए हैं, तैयारी शुरू हो गया। और संजरानी साहब कह रहे थे 26 बंदों को बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने सूबाई असम्बली का, बलोचिस्तान की असम्बली का टिकट दे दिया। और वहाँ ये लोगों बातें कर रहे थे कि सादिक संजरानी साहब अगले CM होंगे बलोचिस्तान के। हास्य मजाक हो रहे थे। फिर वो कहते हैं कि जनाब अचानक एक बंदा आया और सादिक संजरानी साहब को ले गया साथ। लेकिन अफनानुल्लाह ने वो कहते हैं कि वहाँ ये कहा है कि मुझे कोई साजिश की बू आ रही है, यानी वहाँ ये लग रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन पे कोई बात है ही नहीं। लेकिन अफनानुल्लाह ने ये कहा कि मुझे कोई साजिश की बू आ रही है कि इलेक्शन आगे करवाने के लिए कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। तो वो कहते हैं जनाब वो चले गए, वो बंदा ना साथ ले गया, वो वापस नहीं आए। तो फिर ये भी लोग वो कहते हैं सेनेटर वहाँ बात कर रहे थे कि अजलास ज़ाहिर है जुम्मा से पहले और उसके बाद जो सूरत बनी, तो उन्होंने लोग कह रहे थे अब इजलास होना है आगे या नहीं होना है। लेकिन जब वो वापस नहीं आए सादिक संजरानी साहब, तो फिर ये पता चला कि जब वो इजलास शुरू होने वाला है। वो कहते मैंने लॉबी में देखा तो वहाँ नून लीग वाले भी थे और बाकी जमातों के लोग भी कुछ थे, तो वो उनको भी बाहर पता नहीं था। लेकिन वो
फ़ोन शून कर रहे थे, कानों को लगाए हुए थे और फिर इधर उधर हो गए। ये लॉबी में मौजूद थे, अंदर नहीं गए। ये अफनानुल्लाह साहब या जो बहरबंद साहब हैं या गुरदीप सिंह हैं, जो भी लोग थे वहाँ, ये उनको बताते जनाब ये तो उधर ये मसला हो गया। वो 1 मिनट में थोड़ा हो गया काम। पहले उन्होंने दिलावर खान ने तकरीर की, फिर हदायतुल्लाह ने तकरीर की, फिर प्रिंस उमर ने तकरीर की, जो भी इनके लोग थे हमायत करने वाले, उन्होंने जो तकरीरें की हैं, इस दौरान वो अपने लोगों को, ये 14 टोटल लोग थे, वो 10-15 तो बंदे और अंदर लाए जा सकते थे। और कोरम सबसे बड़ी बात है कि कोरम की निशानदेही अगर कर दी जाती तो ये करारदाद अपनी मौत अब मर जाती। अब इस पे सियासत हो रही है, तमाम जमातें लगी हुई हैं कि जनाब हम 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं। ये लेकिन इनकी जो हरकतें हैं वो मशकूक सी हैं, जो मैंने जिक्र किया कि अंदर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है। और ये ज़्यादा दाना और समझदार लोग हैं, हम तो आम से लोग हैं। हमें अगर ये समझ आ सकती है कि ऐसे हो सकता था, ये इजलास मुलतवी हो सकता था, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब एकदम अवामी प्रेशर आया है, मीडिया का प्रेशर आया है, सब ने ये कहा कि जनाब ये क्या बोंगी हरकत है। पीपल्स पार्टी वाले अपना कह रहे हैं जनाब हम तो 1 मिनट भी आगे नहीं पीछे नहीं करेंगे, हमने तो शोकाज दे दिया अपने बंदे को। हालांकि बंदा कह रहा था मैंने तो हमायत की नहीं, मैंने तो मुखालफत की है। और फिर नून लीग वाले अपनी इस बात में लगे होंगे 8 फरवरी 2 टोक है, एक लम्हा भी इलेक्शन जो है वो आगे नहीं होने देंगे। 8 फरवरी हम तो तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी है जनाब हमारी। लेकिन ये जो क्राइम है ये कुछ और ही निशानदेही कर रहे हैं कि ये अंदर से तमाम जमातें जो हैं ये इलेक्शन के हवाले से मुझे लगता है थोड़ी सी डरी हुई हैं और इनकी पॉलिसी जो है अभी तक वाजे नहीं है। शायद कहीं और से कुछ ऐसी हरकत हो रही हो कि जनाब इलेक्शन जो है वो आगे ले जाएं थोड़ा सा, क्योंकि वो जनाब जो सहूलतकारी है एक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से वहाँ जो खिताब किया है आर्मी चीफ ने उस मीटिंग में, तो उन्होंने भी बड़ी वो कहते हैं खुली डुली बातें की हैं और कहा है कि जनाब जो मुल्क है ये इसी सूरत में तरक्की कर सकता है और मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। और कुछ लोग जो वहाँ मौजूद थे वो जो कहते हैं जनाब इनका जो विजन है इकानमी के हवाले से वो कमाल है। वो तो भाई जो भी आर्मी चीफ होता है उसका विजन जो होता है इकानमी के हवाले से या किसी भी हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से, दाखिला अमूर के हवाले से, पॉलिसियों के हवाले से, वो कमाल का होता है। और बाद में फिर भुगतते हैं हम, पहले सब वाह वाह करते हैं, बाद में फिर भुगतते हैं, फिर रोते हैं। फैज़ हमीद साहब का विजन जो था और जो जनरल बाजवा को हमने भुगता है, उनका जो विजन था और जो इस मुल्क में इंतशार फैला और फिर एक उन्होंने एक नकारा शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जिसका ना कोई विजन है, ना कोई गल, ना कोई बात। इमरान खान की गल कर रहे हैं यार की बेड़ा गर्क करके चले गए इस मुल्क चो, की इंतशार पैदा कर गए ने। हाले तक उन्होंने बीजे जोड़े कांटे आ वो असीं चुनते पे हैं। और अब एक नया विजन आ गया जनाब कि जनाब जी 1947 तक पता नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, 2047 तक पाकिस्तान पता नहीं किस बुलंद तरीन मुकाम पे खड़ा होगा, इकानमी के पहाड़ बना हुआ होगा। ये सारी बातें उससे लोग जोड़ रहे हैं और वो कुछ साफ़ी ऐसे हैं जो तकवीयत दे रहे हैं इस बात को कि जनाब ये जो है ना तसलसल पॉलिसियों का बड़ा ज़रूरी है। भाई मेरे अगर मुंतखब हुकूमत आ जाए तो क्या ये तसलसल जो है ये टूट जाएगा? उस वक्त अगर आर्मी चीफ अब इतने ताकतवर हैं कि वो इलेक्शन मुलतवी करवा सकते हैं तो फिर वो उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी उस वक्त। यहाँ आर्मी चीफ के हवाले से, जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सारी कौम को पता है कि उनकी कुव्वत के आगे कोई सियासतदान ठहरता ही नहीं है। जिसकी भी हुकूमत हो, वो इमरान खान हो, जरदारी साहब हो और नवाज शरीफ साहब हो। नवाज शरीफ थोड़ी सी मज़ाहमत करते हैं तो उनकी पूरी जमात जो है वो उनको साइड पे ले जाके जान दो सर की हो रही है, मामला ठीक हो गए। अगर वो बात नहीं मानते तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं उन्हें निकाल बाहर करते हैं और इनकी जमात जो है वो अंदर खाते रात को जाके मुलाकातें करती है आर्मी चीफ के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके इल्म में है, बहुत सारी खबरें हैं। तो ये जनाब अब जो कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं एस्टेब्लिशमेंट का, बड़े बड़े साफ़ी बस इशारे कर रहे हैं। तो भाई मेरे सीधे कहें कि ये एस्टेब्लिशमेंट की है सारी ख्वाहिश कोशिश, फिर एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है, ख्वाहिश है, तो फिर रुकावट क्या है? एक तो हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है, इस जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लें उनके ऊपर,
और दूसरा जस्टिस काजी फायज ईसा, वो अपनी बात से ज़र्रा बराबर भी इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं। जो वो कह चुके हैं कि पत्थर पे लकीर है, जो 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख है, और वो कहते हैं वो किसी को मिटाने नहीं दूंगा मैं वो लकीर जो है। और ये एक कोशिश हुई है, पता ये चला है कि कुछ लोग बीच में पड़ जाते हैं तो गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं मुलाकात करके, जनाब ये चीफ साहब का मूड क्या है, क्या कोई मसलत इख्तियार कर सकते हैं इस हवाले से कि हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, आप चुप करके रहें। तो वो पता ही चला है कि वो चुप होने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन के हवाले से बड़ा रहती है कि जो भी यार आता है आए, इलेक्शन होते हैं, जिसकी भी हुकूमत बनती है, ये इस तरह तो बेयकीनी की सूरत ख़त्म ही नहीं हो सकती जैसे ये आप कर रहे हैं। बहरहाल अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि जनाब इलेक्शन आगे हो जाएं, तो ये या ड्रामा था, जो मूव था, ये बुरी तरह नाकाम हो गई है। इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि ये एक टेस्टर लग गया है कि जनाब ये जो आप ऐसी ख्वाहिश रखते हैं अगर, तो फिर वो अभी तो एक जमात मुज़ाहमत कर रही है ना, फिर सारी जमातें और अवाम की अक्सरियत मुज़ाहमत कर, या तो खुल के आएँ यार, खुल के आएँ, बात करें, अल्लाह ला खैर सल्ला। और दूसरी, वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सराउंडिंग बेंच था, उसने जो है फैसला महफूज कर लिया है। वो कल भी मैंने कहा था, अब जो फैसला वो नविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखा जा चुका हुआ है क्या है। बल्कि जहांगीर तरीन के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उन्होंने भी ये बात कर दी है। उनका जनाब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इन्होंने डाला है ना 5 साल तक, वो उस वक्त तक मौसर नहीं होगा जब तक जो पहले की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो समीउल्लाह बलोच वाली जजमेंट 5 रुकनी बेंच ने जो दी हुई है कि जनाब इससे मुराद ताहजात नहली है, वो ख़त्म नहीं होती, नए सिरे से तशरीह करनी पड़ेगी। और अदालत का जो मूड है वो नज़र यही आ रहा है कि जनाब नए सिरे से तशरीह करेंगे, और उसमें कुछ अटारनी जनरल ने भी कहा है कि उसमें कुछ सुकम हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। और उस जो खाकवानी केस का मैंने जिक्र किया था और शेख रशीद केस का जिक्र किया था, और मैंने उन सवालात का जिक्र किया था जो काजी साहब ने उठाए थे कि 62(1)(f) के तहत जो डिक्लेरेशन है, अगर अदालत डिक्लेरेशन दे कोर्ट ऑफ लॉ, तो फिर वो बंदा नहल होता है। और वो उन्होंने एक पूछा है कि जनाब क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ लॉ है, तो वो वहाँ जो बातें हुई हैं, वो कोई कह रहा है आरओ है, कोई कह रहा है जनाब वो जो सिविल कोर्ट है, मतहत अदलिया है, उसकी तरफ से डिक्लेरेशन आना चाहिए। इस तरह की बातें चाहते हैं। अब इसकी तशरीह जो है वो मुझे ये लग रहा है जो प्रोसीडिंग से कि तशरीह कुछ ऐसी आएगी कि ताहजात नहली वाली जो बात है वो मुझे लग रहा है कि ख़त्म होने वाली है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।